तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर की अगर आप एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? सेक्सुअल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? सेक्सुअल वर्ड है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे इस चीज की कंफर्मेशन है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes, that is one male gamete and another female gamete। कोई दिक्कत किसी को? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स हो रहा है, यानी कि एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट के बीच में यहाँ पे क्या होना है? फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्सुअल वर्ड का ये मतलब है, ये सिखाया है मैंने आपको चैप्टर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्सुअल फॉर बायोलॉजी, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, ठीक है। दूसरी चीज, एक वर्ड और यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है? दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये अपने आप में श्योरिटी दे रहा है कि यहाँ पे इस चीज की कंफर्मेशन है कि इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू different types of fusion of two different types of gametes। यहाँ पे उन्हीं दो गैमेट के बीच में फ्यूजन होने वाला है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, यहाँ इनके बीच में फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज जाइगोट। लेकिन जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो टोटली डिफरेंट है। प्लांट में दूसरे तरीके से होगा, एनिमल में दूसरे तरीके से होगा। कोई रिश्ता नाता, कोई भी कनेक्शन नहीं है इन दोनों के एम्ब्रियोजेनेसिस में। वर्ड हम भले ही सेम बोल लें बट यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। एनिमल्स में हर एक एनिमल का अलग अलग तरह का होता है और प्लांट्स में यहाँ पे भी सारी चीजें डिफर करती हैं। अगर आपको क्लास 11th का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम याद है, नहीं भी याद है तो इतनी बात जरूर याद होगी हर बच्चे को, जैसे जैसे हम थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की तरफ हम मूव करते चले गए, वैसे वैसे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के तरीके भी बदल रहे हैं, ठीक है। फिर वापस वही चीज, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। All the plants in the biosphere which bears flowers on them are known as angiosperms। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ये बोल नहीं रहा है, ये साधारण भाषा में ये चैप्टर आपको बता रहा है कि आप एंजियोस्पर्म्स की पढ़ाई करने वाले हैं, बिकॉज एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स एक्चुअली में क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया name the most advanced category of the plants, name the most advanced category of the plant, तो यही है most advanced category of the
प्लांट्स। कैसे मोस्ट एडवांस हो गया, थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क की तरह क्लास 11th अगर मैं आपको समराइज कर दूं, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले थैलोफाइट्स आए। सबसे पहले कौन आए, थैलोफाइट्स आए, जिसको कौन बिलोंग करते हैं, एल्गी। फिर कौन आए, ब्रायोफाइट्स। फिर कौन आए, ब्रायोफाइट्स। amphibians of the plant kingdom. Bryophytes are referred as amphibians of the plant kingdom. Bryophytes 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। फिर क्या है यहाँ पे, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के बाद फिर आए जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद आए, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। थैलोफाइट्स वही है जिसको एल्गी बिलोंग करने वाला है, और ये एल्गी जो है इसमें आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, नहीं कर सकते। आपको एक थैलोइड बॉडी, थैलस मास वहां पे देखने को मिलता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। थैलोफाइट्स के बाद जो आपने सीरीज देखी है विच आर ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के बारे में एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, which category of the plants are referred as amphibians of the plant kingdom? Amphibians of the plant kingdom, इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको हम लोग amphibians of the plant kingdom बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं इनकी ये खासियत है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए क्वेश्चन में, जैसे नीट के एग्जाम का मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ अभी आगे चल के, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, which of the following causes, which of the following causes highest number of chromosomes, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे आपके पास एलिफेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स भी लिखा हुआ है, और टेरिडोफाइट्स भी लिखा हुआ है, और ह्यूमंस भी लिखा हुआ है। क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? कई बच्चे सोचते हैं अच्छा एलिफेंट, उधर से म्यूट करेंगे, जिसका भी ऑडियो अनम्यूट रह गया है म्यूट कीजिए उसको। यहाँ पे आपको पहले ऐसा लगता होगा एलिफेंट है, बहुत जायंट है, हो सकता है इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, कई बच्चे ये सोच के इसमें टिक मारते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ है, इन तीनों के बीच में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। इसका आंसर क्या है यहाँ पे, इसका आंसर जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। कौन कैरी करता है, टेरिडोफाइट्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है causes higher number of क्रोमोसोम्स। एग्जामिनेशन पर्पज से साथ के साथ तैयार कराती जा रही हूँ, और स्पीड की कोई कमी नहीं होगी, आपने देख लिया चैप्टर पढ़ के मेरे से, तो स्पीड की टेंशन मत लीजिए,
और ये एंजियोस्पर्म्स क्या है, जिनके बारे में आपको अभी पूरी इसकी कुंडली निकाल के पढ़नी है। तो एंजियोस्पर्म्स आर एक्चुअली all the flowering plants in the biosphere. All the flowering plants in the biosphere. क्या है, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, ये रफ वर्क की तरह था, सबसे एक क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि कहाँ से स्पेशली क्या क्वेश्चन कैसे किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, आगे चले। हो गया सबका, सत्यम हो गया आपका? हाँ कीजिए, जल्दी कीजिए। 1 मिनट में। हाँ हो गया मैम। और सिर्फ जो एंजियोस्पर्म्स लिख रहे हैं उसमें लिख लेना है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर नेम में जो फ्लावरिंग प्लांट्स आया था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये डिस्कशन करी है। अगर आप इस पेज को ध्यान से देखें, अभी मैं आगे बढ़ी नहीं हूँ, अभी मैं आगे मूव नहीं की हूँ, अभी मैंने सिर्फ आपको चैप्टर नेम समझाया है। अभी मैंने क्या किया आपको, आप इतनी डिटेलिंग में इस चैप्टर पढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही है? अगर आप अपने आप को कंपेयर करें बाकी जगह के बच्चों से, तो आप जो अपनी स्टडी है वो इतने डिटेल में कर रहे हैं कि इतने देर तक मैंने आपको सिर्फ चैप्टर नेम समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये एक नीट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए, तो जब फ्लावरिंग प्लांट्स की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा ये तो बाद में समझेंगे ना, फिजियोलॉजी तो बाद में समझेंगे ना, उसके पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना उसके पार्ट्स क्या है, एसेसरी पार्ट कौन से हैं, नेसेसरी पार्ट्स कौन से हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेंगे, कौन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये सब तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, और एनसीईआरटी बुक में जब आप इंट्रोडक्शन का पेज देखते हैं, उसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुना देती हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे इसको नोट कर रहे थे, कर लीजिए, तब तक मैं बोल लेती हूँ। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको शुरुआती पेज में दिया, फर्स्ट पेज जो है आपका चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वो चैप्टर आपको ये बता रहा है कि हमारे इंडिया में फ्लावर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इसको कमर्शियल यूज भी करते हैं। कमर्शियल यूज कैसे करेंगे? कमर्शियली मतलब पैसे कमाने के लिए। किसी ने किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर को उठाया, उसी की खेती करनी स्टार्ट कर दी, उसी को एग्रीकल्चर के तौर पे उन्होंने अपना पेशा बना लिया। उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, FLORICULTURE, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो जब लोग इसी को क्या करते हैं, अपने कमर्शियल यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज को जैसे टर्न कीजिएगा, सेकंड पेज पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको दिया हुआ है कि आप अपने टीचर से पूछिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरिकल्चर। ठीक है, उसके पहले आपको लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया में इसलिए इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है क्योंकि चाहे कई ऐसे फेस्टिवल हो, चाहे कोई रिचुअल हो, इवन की सुबह सुबह उठते के साथ शुरुआती टाइम में घर में किसी के घर में पूजा पाठ कोई भी चीज हो, उसमें फ्लावर्स का यूज जरूर होता है। होता है नहीं होता है? होता है ना, हर एक फेस्टिवल में यूज होता है ऑलमोस्ट। और किसी भी टाइम की कोई सी भी पूजा हो उसमें तो फ्लावर का यूज होता ही होता है। होता ही नहीं होता है? ठीक है, किसी का जन्म हुआ तब भी फ्लावर चाहिए, डेथ के बाद भी चाहिए, डेथ के बाद भी फेस्टिवल मना रहे हैं, फ्यूनरल मना रहे हैं, उसमें भी चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे जिसमें स्पेसिफिक कुछ फ्लावर है, वो अगर ना हो तो बोले नहीं नहीं ये पूजा अधूरी है। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए तो कहते नहीं हमें गुलाब का फूल चाहिए इसमें। ठीक है, तो वहां पे उसमें भी उसको स्पेसिफिकली क्या किया है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, फ्लावर्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसमें जब इकोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, वहां एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस इकोलॉजी चैप्टर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द abundance of angiosperms,
इवोल्यूशन बाद में हुआ है। एंजियोस्पर्म्स का इवोल्यूशन जो है सबसे बाद में हुआ है। कोई अगर आपसे पूछे कि आप जो ये देखना स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सीरीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज प्लांट कैटेगरीज, तो आपको वहां पे सीधा सा आंसर देना है कि भाई ऐसा है, हमने इसको इवोल्यूशन की सीरीज के बेसिस पे अरेंज किया है। कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे बाद में आने के बावजूद भी सबके ऊपर राज कर रहा है, ऐसा ही बोला जा सकता है। आया है सबसे बाद में, आया है, ये सबसे बाद में आया है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। आप ही की किताब में 7वें चैप्टर में फिर से पढ़ाऊंगी मैं इसको, जहां पे इवोल्यूशन का एक चार्ट दिया गया है, एंजियोस्पर्म्स को सबसे ऊपर दिखाया गया वहां पे, ठीक है। जो सबसे पुराना है वो सबसे नीचे है और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नया है। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स है इनका इवोल्यूशन क्या है, सबसे बाद में हुआ है, ठीक है। तो सबसे बाद में इवोल्यूशन होने के बावजूद भी इनका नंबर बहुत ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है बाकी प्लांट्स चल नहीं सकते और ये चल सकता है, ऐसा है क्या? नहीं। लोकोमोशन वगैरह तो बाकी किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपने घर के गमले में कोई फ्लावरिंग प्लांट लगाया तो वो चल सकता है, जो अपने नंबर को बढ़ा लिया रिप्रोडक्शन कर करके अपनी मर्जी से, नहीं। तो इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी छिपी हुई है। जब इसको आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो इनके पास एक इंपॉर्टेंट टूल है, और वो टूल क्या है, इनका फ्लावर है। कैसे? आप बोलेंगे फ्लावर तो भाई एक पार्ट है इस बेचारे का, कोई प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, फूल फ्लावर उसके ऊपर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किस स्ट्रेटजी के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करता है? जब आपसे कभी ऐसा पूछा जाता है तो वहां पे आपको इसका आंसर देना है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इतने सारे टाइप के इसमें पॉलिनेशन होते हैं, इतने सारे टाइप के पॉलिनेशन इन्वॉल्व होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, कि इसकी वजह से इनका नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे जाके वो भी पॉलिनेशन भी इसी चैप्टर का पार्ट है, इसी चैप्टर का ही है, तो जिसकी वजह से मैंने इसको टाइप से स्टार्ट किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन जानी है। आगे चलते हैं, काफी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, और फ्लावर का जो इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर बोल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। थोड़े स्पीड के साथ चलेंगे, पहले बोल दिया मैंने आपको, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। फ्लावर का डायग्राम आपको जैसा जो सा भी अच्छा लगता है बना के रख लीजिए। लेबलिंग है वो अगर आप नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको स्पीड के साथ चलना है। पहले ही मैं आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक फ्लावर बनाया। क्या किया? एक टिपिकल बेसिक फ्लावर बनाया, ठीक है। और इस फ्लावर को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, इसको क्या, किसी भी फ्लावर को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आपने हमेशा एक चीज नोटिस करी होगी कि जो फ्लावर होता है उसमें बेसिकली एक अट्रैक्टिव ब्राइट कलर्ड पार्ट होता है, दैट आर पेटल्स। जैसे अभी मैंने क्या बनाया, क्या है ये? पेटल्स है। क्या है ये? पेटल्स है, पेटल्स है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया पेटल्स, PETALS। क्या लिखा? पेटल्स। 10वीं क्लास का ही टॉपिक है इस चैप्टर में, तो मैं आपको करा रही हूँ, तभी मैंने बोला कि मैं आपको स्पीड से कराऊंगी। दूसरी चीज, अब ये तो पेटल्स तो नॉर्मली हमने बोल दिया, बट अगर हम इन सारे पेटल्स को क्या करें, एक जगह इकट्ठा करके ऐसे बनाए, मतलब कि हॉर्ल ऑफ पेटल्स, हॉर्ल मतलब पूरा चक्कर, हॉर्ल ऑफ पेटल्स इज रेफर्ड एज COROLLA, corolla. The aggregation of petals is known as corolla. कोरोला के बारे में मैंने क्या लिखा है या क्या समझाया है आपको? अगर हम यहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे साथ में लिखती जाती हूँ, उस टाइम मैंने लिखा नहीं था मॉर्फोलॉजी में। कोरोला में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोरोला, एग्रीगेशन ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोला बोलते हैं। यही वो ब्राइट कलर्ड, ब्राइट एंड attractive part of flower, bright and attractive part of flower। कोई दिक्कत किसी को नहीं? बहुत इजी है।
अगर आपको लगता है ना कि समझ नहीं आ रहा है, तो आपके घर में जिसके पास बायो नहीं है ना, उसको बिठा दीजिए, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको करना है, इस टॉपिक को। आगे चलते हैं। पेटल्स के बारे में जो भी था, इफ मट बट सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, आगे देखिए। जब आप इसके नीचे देखते हैं तो आपको एक फॉलन पार्ट नजर आता है। अभी एक और पेटल मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ऐसे इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ये तो ब्राइट कलर्ड पार्ट है इसका। आपने नोटिस किया होगा, चाहे कोई सा भी फ्लावर हो, उसके बेस में ऐसे फॉलन पार्ट होता है, कुछ होता है ना। उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपने नोटिस करा होगा कि ऐसे लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, ये ऐसे। इसमें भी क्या होता है, इस तरीके से लीफी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। अब इनको क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेपल्स है ये। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? SEPALS, सेपल्स है ये। ठीक है, अगर आप सेपल्स का पूरा हॉर्न देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब सबको हटा के मैंने यहाँ पे उसको एक साथ एग्रीगेट करके लिख दिया है। ठीक है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं CALYX, कैलिक्स। तो कैलिक्स के बारे में जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, CALYX, कैलिक्स में हम लोग लिखेंगे एग्रीगेशन ऑफ सेपल्स, एग्रीगेशन ऑफ सेपल्स। ठीक है, इफ green in color, they also perform photosynthesis. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब इस फ्लावर में मैंने एक सोलन पार्ट यहाँ पे बनाया था। दिस सोलन बेसल पार्ट इज नोन एज थैलेमस, THALAMUS, थैलेमस। और इसी को रिसेप्टिकल भी बोला जाता है, RECEPTACLE, रिसेप्टिकल। और इसी को टोरस भी बोला जाता है, TORUS, टोरस भी इसी को बोला जाता है। जो सोलन बेसल पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोरस भी बोलते हैं। थैलेमस और रिसेप्टिकल और टोरस। अब इसमें लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, थैलेमस और रिसेप्टिकल और टोरस। सोलन बेसल part of the flower. Petals
are attached with this swollen structure. आगे देखिए, इसको लिखिए पहले फटाफट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको नीचे इसका एक स्टॉक दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसका? ये स्टॉक दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रहा, ये डंठल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं PEDICEL। What is pedicel? PEDICEL. Pedicel is the stalk of flower. फ्लावर का जो डंठल होता है उसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को देखना स्टार्ट करें, पार्ट ऑफ फ्लावर को देखना स्टार्ट करें, तो इसमें मैं आपको इसके 2 पार्ट्स अभी बताऊंगी। पहला है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। मैंने ऐसे बता रखा है आपको ऑलरेडी। एंथर are responsible for pollen grain production. Pollen grains are produced in anther. इसकी डिटेलिंग अभी आगे जाकर करूंगी। और फिलामेंट की जब हम लोग बात करते हैं, the stalk of an anther is called as filament. आगे चले, यहाँ बना देती हूँ मैं इसके अंदर जो मैं एंथर और फिलामेंट की बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा फ्लावर में बीच वाली जगह छोड़ती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने के लिए। ये सब क्या है? फिलामेंट है। ये अपने से कैसे येलो हो गया है? ठीक है, इसके ऊपर क्या है?
एंथर, बहुत मैंने आपको डिटेलिंग कराई है इसकी। डाइथिकस या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये, डाइथिकस या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये, है ना। ये सब इसमें क्या है, एंथर प्लस फिलामेंट है। ये क्या है, एंथर है। ये क्या है, फिलामेंट है। और अगर फीमेल, जो भी आगे बताने वाली हूँ मैं आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम इसके मिड में बनाते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो मैं लिखने वाली हूँ अभी आगे जाके, स्टिग्मा, स्टाइल and the solvent part is OVARY। एक साथ इनको एग्रीगेट करके हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल बोलते हैं। हो गया। यहाँ तक मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर लिखा था, ठीक है। इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो मैंने यहाँ पे शो करा है। ये देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। जब आप किसको देखना स्टार्ट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पहला है स्टिग्मा। इस स्ट्रक्चर को देखते के साथ आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कहाँ है, मतलब टॉप पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो स्टिग्मा प्रोवाइड्स, स्टिग्मा provides landing platform
तो पॉलन ग्रेन जो है वो यहीं पे आके लैंड करते हैं। पॉलन ग्रेन्स यहीं पे आके पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करता है। स्टाइल को जो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, स्टाइल is the longest part of the pistil which style is the longest part of the pistil which helps in pollen tube formation after entry of germinated pollen ट्यूब। जैसे ही थोड़ा सा जर्मिनेट करके आगे पहुंचता है, ये उसको क्या करता है, अगर मैं इसी कलर से बनाऊं, थोड़ा सा जैसे ही हुआ तो आगे इसको पॉलन ट्यूब बनाने की जगह कौन देता है, स्टाइल देता है। दिख रहा है आपको, ये जो है स्टाइल जो है इसको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। आखिरी जो है उस पे तो पूरा चैप्टर ही डिपेंड कर रहा है, तो मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, पहले बता रही हूँ मैं आपको। मेगास्पोरोजेनेसिस है, इसकी डिटेलिंग है, जो भी चैप्टर है ये सब तो करना ही है डिटेल हम लोग को, चैप्टर ही है ये पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओवरी को, ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या है, इज द swollen basal part of the pistil in which ovule is present. Ovule is present. जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। इसकी तो, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही डिपेंड करता है, इसकी तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, इसकी तो पूरी फुल डिटेलिंग मुझे करानी है, पूरा चैप्टर यही चलेगा आपका। 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 egg and 2 synergids।
ये पेज इसके पहले था, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने तो सीरीज में ही लिखा होगा। पहले मैंने यही लिखा है, उसके बाद ये लिखा, ये बीच में आ गया है गलती से। आगे चले। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मैं उसकी डिटेलिंग करने जा रही हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसकी डिटेलिंग जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, वापस फिर मैं वही बात बोलूंगी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको करा रखा है ये, और ये इसलिए भी आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई वैसी चीज है इसमें, इजी है ये। क्या है ये? व्हाट इज दिस? एंथर। क्या है ये? इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये क्या है? फिलामेंट है। क्या है ये? फिलामेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया? एंथर हो गया। ये क्या है? फिलामेंट है। क्या क्या है वो लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये क्या है? फिलामेंट है। एंथर का अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है हम लोग उसको ऐसे कट करेंगे, नॉट लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोला मैंने? ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? टीएस करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लोग करके देखेंगे तो, ठीक है, ऊपर से। तो हम लोगों को इसके टीएस देखने के बाद एक और स्पेशल स्ट्रक्चर नजर आता है। क्या ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है? 1 2 3 4 ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद इनमें से कौन सा शेप रिप्रेजेंट करता है? एंथर, ठीक है। इट पोजेस अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। 4 कोने हैं इसके पास। इट पोजेस अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कैसा दिखता है ये? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। अगर इसको काटा ऊपर से आपने देखा तो ऐसा दिखता है, ठीक है। फिर हम और डिटेलिंग करते हैं इसकी, जो आपकी एनसीईआरटी किताब ने स्पेशली दे रखा है, ठीक है। और जब डिटेलिंग करेंगे, मतलब मैं इसको थोड़ा अच्छे से जूम करके बनाती हूँ, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। या इस एरो को मैं नीचे कर देती हूँ, उधर लेबलिंग भी तो करनी है। इस एरो को मैं क्या करती हूँ? नीचे कर देती हूँ, इसको हटा ही देती हूँ यहाँ से। तो इसकी जब डिटेलिंग आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे 1 2 ऐसा जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये शेप है, उसको मैंने बड़ा करके बना दिया यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। 1 मिनट पहले समझ लीजिए, इसके बाद आपको समझना है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें, इस एंथर में कितने लोब होते हैं, ठीक है, तो आपको बोलना है 2, 1 and 2। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे इसमें लोब कितने होते हैं? 2 लोब होते हैं, ठीक है। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं? तो 1 2 3 4। पत्थर की लकीरें ये बदल नहीं सकती। इसके पास एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर के पास, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, ये प्लूरल हो गया। अगर आप इसका सिंगुलर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या हो जाएगा ये?
माइक्रोस्पोरेंजियम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एंथर को जब आप ट्रांसफर सेक्शन करके देखते हैं तो इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ। A typical angiospermic anther contains 2 lobes, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, 2 lobes and 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्वेश्चन भी किया है क्लास 11th में। A typical angiospermic anther contains 2 lobes and 4 microsporangia. Pollen grains are formed within the microsporangia. इसी के अंदर pollen grains बनते हैं, within the microsporangia. इसी के अंदर क्या होते हैं? pollen grains बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर पॉलन ग्रेन जो है बनते हैं, इसी के अंदर बनेगा। जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा? इसी के अंदर ये बनते हैं, इसी के अंदर ये फॉर्म होते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैंने इसको बनाया है, समझाने के लिए देखिए एक छोटा सा डेमो देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गोल मटोल सा ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे इरेजर लेके और मैं ऐसे रब करूँ, 1 2 3 4, फिर मैं क्या करूं, इस तरीके से ज्वाइन करा दूं इनको, ऐसे 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 ऐसे, तो वैसा शेप बन गया है ना। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकली कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक डिप्रेशन, गड्ढा सा हो गया है, पिट जैसा बन गया है, बना है ना यहाँ पे, है ना। उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। इसको हम लोग स्टोमियम बोलते हैं, STOMIUM, नीट में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। स्टोमियम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? स्टोमियम बोलते हैं, मार्क कर लीजिए लेबल में इसको, स्टोमियम को आप मार्क कर लीजिए, समझाने के लिए बनाया था मैंने आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ा रही हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब इसमें जब ध्यान से देखा गया तो पता चला इनको मेरे पास यहाँ पे अंदर की तरफ स्पेस कम है, तो मैं 4 लेयर बनाने के लिए बाहर में एक और एक्स्ट्रा बना रही हूँ। पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है, आप उसके अंदर भी बना सकते हैं।
मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस येलो कलर को सिलेक्ट करके इसके बाहर एक और कवरिंग मैंने बना दी इसके पैरेलल में। शेप वही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही मैं, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस। बाहर की तरफ से पहला लेयर है ये, क्या नाम है उसका? एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर है ये तो खैर सेकेंड लेयर है, तो इसको रहने ही देते हैं, ये दूसरी लेयर। एपिडर्मिस, इसका नाम है एंडोथेशियम। क्या नाम है इसका? एंडोथेशियम। तो दूसरा हो गया एंडो, THECIUM, एपिडर्मिस एंडोथेशियम, बाहर की तरफ से दूसरा लेयर, ठीक है। फिर आता है मिडल लेयर। फिर क्या आता है? मिडल लेयर होता है। मिडल लेयर 2-3 लेयर का होता है, बट आप रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक सेपरेट कलर भी दिखाएं, बाकी सारे लेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी सीरीज पता होनी चाहिए। एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, मिडल लेयर, बाहर से तीसरी लेयर। और टेपिटम जो है, क्या है? टेपिटम है। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे अंदर की तरफ जो ये इंटरनल लेयर जो है, अंदर की तरफ जो कौन है, ये इंटरनल लेयर जो है, इसको हम लोग टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम जो है यही माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। टेपिटम की क्या खासियत है? यही माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। क्यों बताया मैंने आपको ये पॉइंट टेपिटम के बारे में? आखिर क्या रीजन है कि मैं आपको ये स्पेशल पॉइंट बता रही हूँ कि यही जो है ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। चौथे लेयर के नाम पे अगर आपसे पूछा जाए तो उसको हम लोग TAPETUM बोलते हैं। टेपिटम इज द फोर्थ लेयर। टेपिटम इज द फोर्थ लेयर, फोर्थ एंड लास्ट लेयर। एग्जाम में आपको ध्यान देना है, ये जो मैंने लिखा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लिखा है, आपको एग्जाम में ये नोटिस करना है कि ये क्या पूछ रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहा है या फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान देना होगा आपको एग्जाम में कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। चार जो लेयर्स हैं बिल्कुल सीरीज में, हाँ उसको वैसे लिखना है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ठीक है। हो गया मैम। ठीक है। आगे चले, आगे देखिए। तो स्टोरी क्या है यहाँ पे? टेपिटम के ऊपर है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होगा जब किसी एंथर के अंदर उसका जो टेपिटम है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये कैसा क्वेश्चन है ना, कोई बच्चा सोच सकता है ऐसा। मैं एक रफ पेज ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, फटाफट ऐसे रफ में है ये, और ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको बताई, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के ठीक सटा हुआ कौन सा लेयर है?
Which layer is present just adjacent to the microsporangia? क्या होगा आंसर में? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, चारों ऑप्शन में दिया। आंसर क्या होगा? टैपेटम। एक्सटर्नल लेयर ऑफ द एंथर, एपिडर्मिस। Which layer is responsible for formation of external layer of the pollen grain? ये क्वेश्चन आपको अब जाके थोड़ा सा थमने को मजबूर कर देगा। पढ़ा है तो आंसर कीजिए, नहीं पढ़ा है तो फिर कुछ कोई काम नहीं देगा, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, पता ही आपको, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने बोला है यस और नो? बोला है मैंने। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने ऐसा बोला है। 4 यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, चारों के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होगा उसके बाद? जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे बन रहे हैं, इसके अंदर जो कौन फॉर्म हो रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है, उस पॉलन ग्रेन को जब ध्यान से देखा गया तो उस पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ जब आप माइक्रोस्कोप से देखना स्टार्ट करते हैं, आपका हालांकि स्कूल में, लैब में अभी तो फिलहाल लॉकडाउन वगैरह की वजह से वैसे भी 80% बच्चे का तो कोई कनेक्शन ही नहीं होता लैब से कि बायो लैब में होता क्या है ना। उसमें ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको दिए हैं, ये सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन है, पॉलन जर्मिनेशन है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं आपके। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा, आपने नोटिस करा होगा कि मैंने जल्दबाजी में हमेशा ऐसे ऐसे बनाया है पॉलन ग्रेन के बाहर। नोटिस किया है कभी आपने कि मैं जब भी पॉलन ग्रेन बनाती हूँ तो बनाने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके छोड़ दिया, उसके बाहर में ऐसे 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 मैं एक लेयर भी बनाती हूँ, ठीक है। और कुछ हम लोग खाली जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पे खाली जगह छोड़ने का मतलब है एक छोटा सा होल होगा, ये बेचारा मरेगा थोड़ी, वो पूरा थोड़ी पैक कर दीजिएगा इसको। पॉलन ग्रेन के अंदर एक जनरेटिव सेल बैठा होता है, यही तो जब जाके लैंड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, यही बेचारा तो यहाँ पे जाके लैंड करेगा, तो इसी पोर के थ्रू ये पॉलन ट्यूब निकलता है वहां पे, तो उसको पैक थोड़ी कर दीजिएगा। इससे पहले कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछते कि मैडम आपने थोड़ा जगह खाली छोड़ दिया, मैंने आपको रीजन पहले बता दिया है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, स्पेस थोड़ा सा छोड़ दिया है, दैट इज जर्म पोर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जर्म पोर बोलते हैं। इस बेचारे को अगर ऑक्सीजन लेना है तो इसी के थ्रू लेगा, इसको अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना है इसी के थ्रू करेगा। आगे की स्टोरी सुनिए। इसके बाहरी लेयर को हम लोग एक्साइन बोलते हैं, EXINE। बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, SPOROPOLLENIN। Sporopollenin is the most resistant organic material in the whole biosphere. Sporopollenin is the most resistant organic material in the whole biosphere. हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये एक बहुत ही ढीठ किस्म का, रेसिस्टेंट मतलब तो वही होता है ना भाई, एडवर्स कंडीशन वो अपने आप को सर्वाइव करा रहा है, यही मतलब है ना। तो इस पॉलन ग्रेन के बाहर का जो लेयर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्साइन लेयर? स्पोरोपोलेनिन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सटर्नल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन? स्पोरोपोलेनिन। व्हाई द पॉलन ग्रेन सर्वाइव फॉर टू मेनी ईयर्स? बहुत सारे मतलब ईयर्स तक, सालों तक ये सुरक्षित रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कहानी ये छिपी हुई है, मैंने इस वजह से इसको इसी पेज पे जबरदस्ती बनाया है, क्योंकि इस स्पोरोपोलेनिन के सिक्रीशन करने का काम जो है वो टैपेटम करता है। टैपेटम सिक्रीट्स स्पोरोपोलेनिन, याद रहेगा, टैपेटम सिक्रीट्स स्पोरोपोलेनिन। तो पॉलन ग्रेन को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखते हैं हम लोग? जब पॉलन ग्रेन्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो पॉलन ग्रेन की खासियत क्या है कि इस वहां पे तो खैर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा,
तो पॉलन ग्रेन को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके पास एक जेनरेटिव सेल होता है। क्या होता है? एक जेनरेटिव सेल होता है। जो साइज में बिगर होता है वो क्या होता है? वेजिटेटिव सेल होता है। क्या होता है? वेजिटेटिव सेल होता है। ये तो अंदर की बात हुई, ठीक है। इसके बाहर में जो एक एक्सटर्नल लेयर जो मैंने आपको बनाया इस तरीके से, इसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जो किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। तो ये बाहरी लेयर क्या है? ये एक्साइन है। व्हाट इज दिस? एक्साइन है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? एक पोर या होल यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज नोन एज जर्म पोर। और जर्म पोर के थ्रू ही क्या होता है? जर्म पोर के थ्रू क्या होता है? पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। जर्म पोर है ये, ठीक है। एक्साइन्स आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। अब यहाँ पे येलो कलर का मैंने एक इंटरनल लेयर बना रखा है, उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन क्या है? इनर लेयर है। इंटाइन क्या है? इनर लेयर है। और साधारण करूं और इजी कर दूं मैं आपके लिए, तो जब हम लोग पॉलन ग्रेन्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखते हैं? जब हम लोग पॉलन ग्रेन्स को देखना स्टार्ट करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स के पास बेसिकली 2 लेयर्स होते हैं। बाहर वाले लेयर को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाले लेयर को हम लोग इंटाइन बोलते हैं। बाहर वाले लेयर को, ये क्या है? एक्साइन क्या है? व्हाट इज एक्साइन? इज द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड व्हाट इज इंटाइन? इज द इंटरनल लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। क्या है ये? इंटरनल लेयर ऑफ द pollen grain. What is the nature of the exine layer of pollen grain? It is made up of sporopollenin. तब से 10 बार तो मैंने बोल दिया है ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। sporopollenin, ठीक है। And intine is made up of cellulose and pectin. Cellulose plus pectin. इसको शॉर्ट में कई टीचर्स जो हैं या कई किताबों में पेक्टोसेलुलोज बोला जाता है। पेक्टोसेलुलोज बोला जाता है इसको, ठीक है। और स्पोरोपोलिनिन की खासियत क्या है? स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट एबंडेंट, स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट एबंडेंट, सॉरी मोस्ट रेसिस्टेंट, is the most resistant organic material in the living system. पूरे लिविंग सिस्टम में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कई हजारों साल तक अपने आप को सरवाइव करा सकता है, वो यही स्पोरोपोलिनिन है। और इसी की वजह से पॉलन ग्रेन्स कई ऐसे मिले हैं 10,000 साल पुराने हैं, है ना, लेकिन अभी भी वियाबिलिटी, मतलब उनको दूसरे को क्या करने की कैपेबिलिटी, दूसरे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके पॉलन ट्यूब फॉर्म करने की कैपेबिलिटी और क्षमता अभी भी उनके अंदर बनी हुई है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, कर लीजिए इसको। हो गया मैम। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। है ना, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि सवाल ही नहीं उठे। इसके बाद आप दुनिया की किसी सैंपल पेपर को उठा के आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे बनेगा ही बनेगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगी ट्राई कीजिएगा बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा। बनेगा कैसे नहीं, जब आपके पास फुल कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन कहां से बच के जाएगा। 8 चाहिए पेज नंबर, लीजिए। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, इन दोनों के बीच में से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, जो लैंड करेगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा, तो ये वेजिटेटिव सेल जो है
ये हेल्प करता है उसमें, पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन में। अगर आपसे पूछा गया कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जनरेटिव सेल पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। इसमें नहीं, वो तो मैं डॉटेड बनाने जा रही थी तो वैसा हो गया, वो डॉटेड बना रही थी मैं, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चंस लिख रही हूं मैं, आप लोग आंसर फटाफट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक पेज रह गया बीच में, है ना, इसको हटा देती हूँ। हाँ इसके बाद वो लिख देती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच लेयर ऑफ एंथर secretes पोरोपोलिनिन। आंसर टैपेटम। हाँ ठीक है, वेरी गुड, टैपेटम। पोरोपोलिनिन, टैपेटम जो अंदर वाला लेयर है वो secrete करेगा। Name the cell of pollen grain which helps in pollen tube formation। क्या होगा? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेरी गुड, pollen tube formation। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, what do you understand by स्टोमियम? बायो में कई जगहों पे आता है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टोमियम ऑफ एंथर कर देती हूँ। कैसे कॉर्टेक्स मेडुला है, जगह जगह पे आता है। चौथा क्वेश्चन, a specific depression or notches which are present in the transverse section structure of anther are known as stomium। जो डिप्रेशन वाला जो है ना, जैसे गड्ढे जैसा, पेट जैसा जो स्ट्रक्चर आपको नॉच स्पेशली दिखता है, उसको हम लोग स्टोमियम बोलते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखिए, differentiate between exine and intine layer of pollen grain। एक और पॉइंट है जो छूट गया, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। ये है, कहीं पे है नहीं मेरे पास स्पेस, यहाँ लिख देती हूँ। ये तो खुद ही जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं ना कि ये रेसिस्टेंट है, मतलब कि ये क्या होगा, रिजिड होगा, टफ होगा, रेसिस्टेंट है तो ठीक है।
लेकिन इंटाइन की जब बात आती है ना, तो इसके बारे में आपको लिखना है, डिफरेंस में दोनों को पैरेलल करके लिख लीजिएगा। इट अलाउज सम फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इसको अलाउ करने का काम करता है। और किसी भी चीज के बीच में डिफरेंशिएट करने से अच्छा तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक साथ पैरेलली दो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, चलिए आगे लिखती हूँ। 5th क्वेश्चन, draw and label all the parts of flower। पहले आता था, बहुत पहले जब बोर्ड का एग्जाम होता था ना, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता था। अब तो खैर बंद ही कर दिया पूछना, बहुत आसान, बहुत इजी हो गया ना ये, इसलिए अब नहीं आता है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी माइक्रो sporangia are present in a lobe of an angiospermic। 4 किसने बोला है 4? 2, हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक लोब में पूछा जा रहा है, ठीक है। तभी जब मैंने डायग्राम बनाया था ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा ठहरा के बोला, मैंने देखिए ये यहाँ पे 1 और 2 दो लोब हैं। अगर आपसे पूछा गया एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तब आप बोलिएगा 4। और अगर आपसे पूछा गया एक लोब में कितना है, तो 2। क्वेश्चन आया समझ में? मैंने पूछा है हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ लोब ऑफ एन एंथर, ठीक है। तो एक लोब में कितना है? 2 ही तो है, ठीक है। थोड़ा सावधान रहिएगा क्वेश्चन का आंसर करते वक्त। एग्जाम्स में भी खैर यही होता है, बच्चे सोचते हैं हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया, बट कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करके आ जाते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड generative cell। Vegetative cell is responsible for production of formation of pollen tube, and generative cell participates in the process of fusion और reproduction। जो मेल गेमेट जाएगा क्या है? वो जनरेटिव सेल है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बैठा है, उसको उतने टाइम तक नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? यही वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे लिखिए। एक्सप्लेन all the parts of female
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब पिस्टिल बोला जा रहा है ऑफ फ्लावर। मैं बता रही हूँ क्या लिखना है इसमें आपको, ये है, ये वाला पेज लिखना है। ये किधर जा रहा है, ये पेज लिखना है आपको। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मतलब पिस्टिल की एक्सप्लेनेशन आपको करनी है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है। 9th क्वेश्चन लिखिए। नेम ऑल द layers of an anther from inside to outside। इसको देखना भूल जाते हैं बच्चे कि बाद में क्या लिखा है, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि आउटसाइड टू इनसाइड, तब आप लिखते हैं एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टैपेटम। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो आप लिखेंगे टैपेटम, मिडल लेयर, एंडोथेलियम, एपिडर्मिस, ऐसे लिखेंगे आप। इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन लिखिए। draw TS of an anther। ये तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट में खूब पूछता है। पता है कि बच्चे पढ़ के आते हैं, डायग्राम देखना भूल जाते हैं, इस वजह से पूछता है वो। ड्रॉ टीएस ऑफ एन एंथर, एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है आपके, यहाँ भी मैंने बता ही रखा है, यही बनाना है आपको, यही टीएस है इसका। ये एनसीईआरटी ने भी बहुत अच्छा दे रखा है, कोई कमी नहीं है उसमें, बढ़िया डायग्राम है उसका। किसी को कोई डाउट नहीं, लीव करूं मैं, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत डिटेलिंग में ऐसे तो मैंने कराया है आपको। अखिलेश, आपके पास बायो है? आपकी फर्स्ट क्लास है क्या आज?